हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 टू सेक्शन 58 ऑफ सीआरपीसी। सॉरी। तो 56 टू 58 जो है सेक्शंस, उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो पहले मैं आपको उसका ब्रीफ बता दूंगी कि बेसिकली इस सेक्शन में लिखा क्या है, ये सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, और उसके बाद में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ में इन्हें सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कुछ आपको लगता है कि कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेक्शन 56, 57 और 58 की तरफ। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन 56 है वो किसकी बात करता है? सेक्शन 56 बात करता है आपका सेक्शन 56 आपकी बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या फिर आपका कोई दूसरा पर्सन अरेस्ट कर रहा है, तो वो आपका उसको किसके पास में उसकी ऑब्लिगेशन है कि किसके पास में लेके जाएगा, कि या तो जो पुलिस स्टेशन का आपका इंचार्ज है उसके पास में लेके जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा के लिए डिटेन, मतलब उसको उसमें नहीं रखा जा सकता, जेल में उसे नहीं रखा जा सकता, उसकी लिबर्टी का हनन नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 24 घंटे के लिए वो रूल है आपका, जो आपका क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको विदिन 24 आवर्स जो है वो आपका किसके सामने पेश करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। ये आपका आने वाले सेक्शंस में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन 58 की, जो बात करता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन में आप क्या पढ़ेंगे कि जितने भी अरेस्ट पुलिस के ज़रिए किए गए हैं उन सब के बारे में मेंशन करेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, कि कौन सा अरेस्ट आपका क्यों किया गया था, उसका रीज़न, वो बेलेबल था नहीं बेलेबल था, कितनों को उसमें आपका बेल दी गई, कितनों को उसमें आपका किस बेस पे अगर रिलीज़ किया गया तो किस बेस पे रिलीज़ किया गया, ये सारी रिपोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर्स को उनको रखनी पड़ेगी। तो आप डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं आपका सेक्शन 56 को पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सेक्शन 56 जो है, जो कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इसके से रिलेटेड है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसको देख लेते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। बेयर एक्ट में लिखा है कि आप पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को बिना वारंट के, शेल उसको क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए? विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन्ड एज टू बेल टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन द केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ये कहते हैं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है बिना वारंट के, वारंट के साथ की बात नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, बिना वारंट के अगर अरेस्ट किया है तो बिना किसी अननेसेसरी डिले के, ठीक है, और बिना किसी अननेसेसरी डिले के, और उस पर आपका क्या है, बेल की जो भी कंडीशंस है, बेल के जो भी प्रोविजंस है वो उनके अंडर सब्जेक्ट रहेगा। मतलब इसका मतलब है कि बेल के जो भी प्रोविज़न है वो इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो उस केस में उस पुलिस ऑफिसर को ऐसे अरेस्टेड पर्सन को सेंड करना होगा, ठीक है ना, सेंड करना पड़ेगा। किसके पास में भेजना पड़ेगा? या तो मजिस्ट्रेट के सामने या फिर आपका जो पुलिस इंचार्ज होगा, ये पुलिस स्टेशन का जो भी आपका ऑफिस इंचार्ज होगा उसके सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये तो था बेयर एक्ट में जनरली क्या लिखा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन 56 है ना सीआरपीसी का, ये डील करता है किस चीज़ के साथ में डील करता है? विद द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ पर्सन अरेस्टेड
without a warrant before a magistrate or an officer in charge of a police station। तो सिंपल टर्म में ये लिख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है ये आपका किससे डील करता है कि जिस पर्सन को आपका अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाने का या फिर पुलिस स्टेशन का जो ऑफिस इंचार्ज है उसके सामने पेश करने का। फाइन। इट एक्सप्लेन्स व्हाट अ पुलिस ऑफिसर शुड डू व्हेन ही और शी अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट। तो ये कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको ये बताता है, ये सेक्शन ये बताता है कि पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए कि जब वो किसी पर्सन को आपका बिना वारंट के अरेस्ट करता है तो उसको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ये सेक्शन आपका वो बताता है, बताया ना कि उसको या तो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसके पास में उसे लेके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट द पुलिस ऑफिसर शुड नॉट कीप द पर्सन अरेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी रीज़न एंड शुड फॉलो द रूल्स अबाउट बेल। तो ये कहते हैं जो कि आपका सेक्शन में भी लिखा है, ये कहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है ठीक है ना, उसको वो जो पर्सन अरेस्टेड है मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है ना उसको ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है, बिना किसी रीज़न के लिए आपका अपने पास उसमें नहीं रख सकते हैं, मतलब उसको अरेस्टेड नहीं रख सकते हैं और उनको ना जो बेल से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको भी फॉलो करने चाहिए। द पुलिस ऑफिसर शुड टेक द पर्सन अरेस्टेड टू जज, मतलब जिस मजिस्ट्रेट का भी ज्यूरिडिक्शन है ना उनके सामने ले जाना चाहिए जो कि इस केस को डील कर सकते हैं, जिनका ज्यूरिडिक्शन है उस एरिया में, या कह सकते हैं कि जिनके ज्यूरिडिक्शन एरिया में आपका कौन आता है, एक्यूज जाता है, या फिर किसके पास में लेके जाना चाहिए, हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ये सेक्शन क्या इंश्योर करता है, दैट द पर्सन अरेस्टेड is not detained for a long time without judicial scrutiny and is given an opportunity to seek bail or legal remedy। तो बेसिकली ये सेक्शन ये इंश्योर करता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे पीरियड के लिए डिटेन ना किया जा सके बिना किसी जुडिशियल स्क्रूटनी के। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब है कि बिना किसी बोलते ना, बिना जज के सामने ले जाए, बिना उसके बोलते ना दलीलें पेश किए, है ना। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले अपनी ही मर्ज़ी से बिना केस को आगे फॉरवर्ड करे किसी पर्सन को अपने पास अरेस्टेड रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनको क्या होगा कि जिस पर्सन को भी अरेस्ट कर रहे हैं उसको 24 आवर के अंदर उनको या तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा या ऑफिसर इंचार्ज के बारे में तो सामने ले जाना पड़ेगा। फिर वो चार्जशीट वगैरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चार्जशीट करेंगे, फिर चार्जशीट आपका कोर्ट में दाखिल करेंगे, फिर उसके बाद में केस जो है आगे प्रोसीड करेगा। तो ये क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को जो अरेस्ट किया गया है उसको लंबे टाइम तक डिटेन नहीं किया जा सकता बिना किसी जुडिशियल स्क्रूटनी के, और साथ ही साथ में उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बेल लेने के लिए या फिर किसी भी तरीके की लीगल रेमेडी के लिए। इट ऑल्सो प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय पुलिस एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एक्यूज। तो ये बेसिकली जो है ना पुलिस की जो पावर होती है ना, पावर जो है पुलिस को प्रिवेंट करता है कि वो अपनी पावर का अब्यूज़ ना करे, मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे बेढंगे तरीके से, या फिर बोलते हैं ना बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके पुलिस वाले। साथ ही साथ में ये एक्यूज के जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। द सेक्शन डज नॉट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट फॉर प्रोड्यूसिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, but it implies that it should be done as soon as possible and without any unnecessary delay। तो जो आपको 24 आवर्स का जो टाइम बताया है ना वो आप आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि ये सेक्शन ना टाइम लिमिट को स्पेसिफाई नहीं करता है कि कब मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को उसके सामने पेश करना है। ये आपका बस ये इम्प्लाई करता है कि भाई अरेस्ट होने के जितनी जल्दी हो सके, मतलब अरेस्ट होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उनको पुलिस ऑफिसर को ये फॉलो करना है कि मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे या पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के सामने लेके उनको जाना है, फाइन, बिना किसी अननेसेसरी डिले के। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द डिले इन प्रोड्यूसिंग द पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट एक्सीड 24 आवर्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के सामने या फिर पुलिस इंचार्ज जो है और किसी पुलिस स्टेशन का उसके सामने पेश करने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। बट इन 24 घंटे के टाइम में ना क्या होता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट।
तो इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं होता है जो कि आपका किसी भी एक्यूज़ को पुलिस स्टेशन से या कह सकते हैं अरेस्ट के प्लेस से मजिस्ट्रेट के सामने में ले जाने में लगता है, वो टाइम आपका इसमें एक्सक्लूडेड होता है। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। ये देखिए अगला सेक्शन है आपका सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। जो बात आपकी सेक्शन 56 में कही गई ना, उसमें टाइम लिमिट नहीं थी, यहाँ पर इन्होंने टाइम लिमिट बता दिया। तो ये आपका सेक्शन क्या कहता है, इसको पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझ लेते हैं। क्या कहता है? नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceeds 24 hours exclusive of the time necessary for journey from the place of arrest to the magistrate's court। तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को कस्टडी में नहीं रख सकता है एक लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है ना, किसी भी सर्कमटेंसेस में, फाइन, किसी भी सर्कमटेंसेस में मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा के लिए वो अपने पास में नहीं रख सकता। 24 आवर्स के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उस एक्यूज़ को या कह सकते हैं पर्सन अरेस्टेड को पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में, फाइन। बट इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि ये जो आपका बोलते नहीं है, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 167 के तहत मजिस्ट्रेट से कोई स्पेशल ऑर्डर ले रखा है कस्टडी के लिए, भाई उसको अपने पास रखने के लिए, तब पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है, उसको 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए भी अपने पास रख सकता है कस्टडी में। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इट इज़ द प्रोविजन दैट रेगुलेट्स द ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। तो बेसिकली ये प्रोविज़न क्या है? ये प्रोविज़न रेगुलेट करता है पुलिस कस्टडी की ड्यूरेशन को, पुलिस कस्टडी की ड्यूरेशन को, मतलब किसी जो पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, उसकी पुलिस कस्टडी की ड्यूरेशन को रेगुलेट करता है। और ये पर्सन कैसा है, किस तरीके के का पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है? जो बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, फाइन, बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है। तो ये क्या स्टेट करता है? नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन such a person for more than 24 hours unless a special order of a magistrate under section 167 is obtained। तो ये कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा पेज आगे हो गया, तो दोबारा देख लेते हैं। ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया है उसको आपका 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए डिटेन करके नहीं रख सकते हैं, फाइन। पर मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 167 ऑफ CRPC जो है उसके अंडर कोई स्पेशल ऑर्डर लिया है मजिस्ट्रेट से, तो वो आपका ऐसा कर सकता है। 24 आवर्स पीरियड डज नॉट इंक्लूड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये कहते हैं कि जो 24 आवर्स का टाइम है ना, टाइम पीरियड है, ये आपका वो टाइम इंक्लूड नहीं करता है जो कि अरेस्टेड पर्सन को प्लेस ऑफ अरेस्ट से आपका कहाँ ले जाने में यूज़ होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाने में यूज़ होता है। दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम इलीगल और अननेसेसरी डिटेंशन। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो अरेस्टेड पर्सन है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, अरेस्टेड पर्सन को प्रोटेक्ट करता है इलीगल और अननेसेसरी डिटेंशन से, फाइन। इलीगल कौन सा होगा? जो आपका कानून के हिसाब से नहीं है। और ये मेक श्योर करना कि पुलिस एक्शन जो है वो आपका इस सुपरवाइज, पुलिस एक्शन इज सुपरवाइज्ड बाय जुडिशरी। तो बेसिकली क्या करता है, ये इलीगल जो होता है और इलीगल अननेसेसरी डिटेंशन होता है किसी पर्सन को, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। और साथ ही साथ में क्या करता है, ये आपका पुलिस एक्शन जो है उसको सुपरवाइज करता है जुडिशरी द्वारा। ये मेक श्योर करता है कि जो भी पुलिस के एक्शंस हैं वो आपका जुडिशरी द्वारा सुपरवाइज्ड हो। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आप किसी एक ही को सत्ता पूरी दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ करेगा। तो सारी ताकत पुलिस के हाथ में ही नहीं दी जा सकती लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनके ऊपर भी आपकी जुडिशरी रहती है जो उन पर एक चेक रखती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेक्शन 58 की। तो सेक्शन 58 क्या बात करता है? पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन।
एप्रीहेंशन मतलब जो भी अरेस्ट वगैरह उन्होंने किए हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके रखना और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। फाइन। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें क्या है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ सो डायरेक्ट्स to the sub-divisional magistrate the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations whether such person have been admitted to bail or otherwise। तो देखिए इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये कहता है कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा ना पुलिस स्टेशन का, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कब रिपोर्ट करेगा वो, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्ट करेंगे, मतलब उसे डायरेक्ट करेंगे कि आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को क्या करें, आप रिपोर्ट करें। किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेगा, उन सारे केसेस के बारे में जो कि किससे रिलेटेड, आपका पर्सन अरेस्टेड, जिन पर्सन्स को आपका बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, जिस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है उन सारे केसेस को वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके कहने पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है उसको फॉरवर्ड करेंगे। फाइन। विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेशन, मतलब अपनी जो उनका पुलिस स्टेशन है उसकी लिमिट्स के अंदर। और ये भी उसमें मेंशन करेंगे रिपोर्ट में कि वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, मतलब उसको बेल उसको प्रोवाइड की गई कि नहीं की गई, या फिर कोई और उससे रिलेटेड अगर रीजन होगा उसको रिलीज़ करने का तो वो भी मेंशन करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं हम। सॉरी, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप। इट इज़ अ प्रोविजन दैट रिक्वायर्स द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट द केसेस ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन देयर जुरिडिक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एज डायरेक्टेड बाय द फॉर्मर। तो ये क्या कहता है, ये प्रोविज़न जो है ना, ये प्रोविज़न, हाँ ये प्रोविज़न जो है वो क्या करता है, वो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, जो भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है उसको ये डायरेक्ट, मतलब ये प्रोविज़न उसको ये डायरेक्ट करता है कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उन सारे केसेस के जो कि अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड है, जिनको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और कहाँ अरेस्ट किया गया है, उनकी खुद के जुरिडिक्शन में अरेस्ट किया गया है, उनको उसे मतलब ये सारे केसेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसकी रिपोर्ट किसको देनी होगी, उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका डायरेक्ट करता है तो वो इस रिपोर्ट को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी आपका जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। द रिपोर्ट शुड मेंशन वेदर द अरेस्टेड पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और नॉट। तो रिपोर्ट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि जो अरेस्टेड पर्सन था उसको बेल दी गई कि नहीं दी गई। इस सेक्शन का पर्पस क्या है, इज़ टू एंश्योर द जुडिशियल ओवरसाइट एंड सुपरविजन ऑफ पुलिस पावर ऑफ अरेस्ट एंड टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ सच पावर। तो बेसिकली वही है कि इस सेक्शन का पर्पस क्या है कि एक तरीके से जो पुलिस पावर है, पुलिस की जो पावर है ना, उसको सुपरवाइज़ करना और उस पर एक जुडिशियल ओवरसाइट रखना, मतलब जुडिशियल उसका एक नज़र रखना उस पर, भाई कि वो जो भी उनकी पावर है उसका एब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 58 ऑफ CRPC should be sent by the officer in charge of police station within 24 hours of the arrest and the magistrate should examine the report and take appropriate action as per law। तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि अगर रिपोर्ट जो है, जो भी रिपोर्ट है जो कि आपका सेक्शन 58 के अंदर आपका बनाई गई है, ठीक है ना, वो रिपोर्ट आपकी किसके पास में भेजनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होगा ना, किसका, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, वो भेजेगा इस रिपोर्ट को किसके पास भेजेगा, मजिस्ट्रेट, या फिर आपको बताया ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपका SDM के पास में भी भेज सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन पे। और ये टाइम पीरियड क्या होगा, विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट जो है ना, उनको ये रिपोर्ट भेजनी होगी ताकि मजिस्ट्रेट जो है उसको एग्जामिन, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करके लॉ के हिसाब से कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें।
द रिपोर्ट शुड ऑल्सो कंटेन द रीज़न फॉर अरेस्ट एंड द ग्राउंड्स ऑफ बेल इफ एनी। तो रिपोर्ट में वही बता दिया आपको कि रीज़न ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ बेल अगर कोई अवेलेबल है तो वो भी उसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था जो आपका अरेस्ट प्रोविजन से रिलेटेड है, जिसके सेक्शन 56, 57, 8 को हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप आपको इसमें बेयर एक्ट को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको प्लीज़ हेल्प मिली है और आप भी चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।